हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी साइंस नंबर 7 डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है। अर्थ के ऊपर कौन कौन से स्पीसीज है, प्लांट में, एनिमल में, हम लोग ये लेसन में वो पढ़ेंगे। हैव यू एवर थॉट ऑफ मल्टीट्यूड्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स दैट सराउंड्स अस? आपने कभी सोचा है कि हमारे आजू बाजू जो भी लाइफ फॉर्म्स है उनका बहुत वे में मल्टीट्यूड होगा, बहुत ही वे में मल्टीप्लाई होगा। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर टू द लेसर और द ग्रेटर एक्सटेंट। सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से किसी न किसी बात पे ज़्यादा या फिर कम होते हैं नंबर्स में। फॉर इंस्टेंस, कंसिडर योर सेल्फ एंड अ फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड को कंपेयर कीजिए। आर यू बोथ ऑफ अ सेम हाइट? नहीं, आप अलग अलग हाइट के होंगे। डज योर नोज लुक एग्जैक्टली योर फ्रेंड नोज? क्या आपका नोज जो है वो आपके फ्रेंड के नोज से सेम दिखता होगा? नहीं। इज योर हैंड्स पांस द सेम एज योर फ्रेंड्स? आप जब हाथ खोलोगे तो उसका जो लेग ब्रॉडनेस है वो आपके दोस्त जितना होगा? नहीं, एक्चुअली अलग अलग होगा। तो अगर आप ह्यूमंस में इतना ज़्यादा अलग अलगपन होगा तो एनिमल और प्लांट में कितना ज़्यादा होगा वो लेसन में पढ़ने वाले हैं। However, if we were to compare ourselves and our friend with a monkey, what would we say? अगर हमें हमारे फ्रेंड को और मंकी को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होगा तो आप क्या बोलोगे? Obviously, we and our friend have a lot in the common when we compare ourselves with the monkey. अब देखेंगे कि हमारे फ्रेंड में और बहुत सारी चीज़ें, दोनों फ्रेंड्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होगी, लेकिन मंकी के साथ कंपेरिजन करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। बट सपोज वी वर टू एडेड द काउ टू द कंपेरिजन। अगर हम लोग काउ का कंपेरिजन करें तो we would then think the monkey has a lots more common with us than with the cow। तो हम लोग ऐसा पाएंगे कि जो मंकी है उसकी और हमारी सिमिलरिटी ज़्यादा है काउ की और हमारी सिमिलरिटी से कंपेयरिंग में। सो मतलब मंकी हमारे जैसे थोड़े थोड़े फीचर्स वाइज होंगे, लेकिन काउ एक्सट्रीमली डिफरेंट होगी। 7.1 ने देखेंगे एक्टिविटी में। वी हैव हर्ड द देसी काउ एंड द जर्सी काउ। हम लोगों ने दो काउ के बारे में सुना ही होगा, देसी काउ एंड जर्सी काउ। डज द देसी काउ लुक लाइक अ जर्सी काउ? क्या जो देसी काउ होगी वो जर्सी काउ की तरह दिखेगी? डू ऑल द देसी काउ लुक अलाइक? सो सारी देसी काउ अलग दिखे, सेम दिखेगी? यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं, उसमें भी थोड़ी थोड़ी आपको डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगी। वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई जर्सी काउ इन क्राउड ऑफ अ देसी काउ। अगर पूरा देसी काउ का पूरा क्राउड ले लो तो उसमें से आपको जर्सी काउ आइडेंटिफाई करनी होगी, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड दैट डोंट लुक लाइक ईच अदर, जो एक दूसरे से अलग ही दिखती होगी। व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशन? हम आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या बेसिस पे करेंगे, पहले तो ये देखते हैं। इन दिस एक्टिविटी वी हैड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स वर मोर इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग द डिजायर कैटेगरी। पहले तो हमें जो कैटेगरी चाहिए उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या चाहिए, पहले तो वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। हैंस वी वर ऑल्सो डिसाइडिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी इग्नोर, और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें इग्नोर करने चाहिए उसकी भी एक लिस्ट बनानी चाहिए। नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म इन विच लाइफ अकर ऑन द अर्थ। हम लोग को अलग अलग लाइफ फॉर्म जो अर्थ के ऊपर पॉसिबल है वो भी सोचनी चाहिए। ऑन द वन हैंड वी हैव अ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया ऑफ अ फ्यू माइक्रोमीटर्स इन साइज। हम लोग के पास माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है जो बहुत ही छोटे हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड्स वी हैव अ ब्लू व्हेल जो बहुत ही बड़ी है, ब्लू व्हेल। और रेडवुड ट्रीज है जो कैलिफोर्निया में है, जो अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर लंबा या फिर 100 मीटर लंबा उसकी साइज हो सकता है। रिस्पेक्टिवली प्लांट टू प्लांट डिफरेंट होता है। सम पाइन ट्री लीव for the thousands of the year while insects like mosquito die within a few days। देखोगे तो कुछ कुछ जो एनिमल होंगे, सपोज भी यहाँ पे पाइन ट्री लिखे हुए हैं तो वो thousands of the year रहते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स कुछ ही दिन में, मॉस्किटो कुछ ही दिन में मर जाते हैं। लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन द ट्रांसपेरेंट वॉर्म टू बी ब्राइटर कलर बर्ड्स एंड द फ्लावर। कलर वाइज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ कुछ जो प्लांट होंगे वो बहुत ही कलरफुल होंगे, बर्ड्स बहुत ही कलरफुल होते हैं, कई कई पे फ्लावर्स बहुत कलरफुल होते हैं। और कुछ कुछ अगर एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ लाइफ फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। दिस बी वाइल्डस्ट वेराइटी ऑफ द लाइफ अराउंड अस हैज इवॉल्व ऑन देन अर्थ ओवर द मिलियंस ऑफ द ईयर। और ये जो वेराइटी है हमारे आजू बाजू ये बहुत ही लाखों ईयर्स पहले से ही है। However, we do not have a more than a tiny fraction of the time to try and understand all this living organism। So हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले तो। So we cannot look at them one by one। तो हम लोग पहले तो उनको one by one नहीं देख पाएंगे। Instead, we look for the similarity among the organism। तो ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी क्या है उस हिसाब से हम लोग उसको एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे, which will allow us to put them into the different classes, ताकि वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर पाए। सपोज भी नोज सबकी सेम है तो हम लोग सपोज भी एक कैटेगरी में डालेंगे, हाइट सबकी सेम है तो एक कैटेगरी में डालेंगे। सपोज भी एग्जांपल दिया कुछ इस हिसाब से। सो विच अलाउ अस टू पुट इनटू द डिफरेंट क्लासेस एंड देन स्टडी डिफरेंट क्लासेस और द ग्रुप एज अ होल। और फिर हम लोग वो ग्रुप को एज अ होल पर्टिकुलरली स्टडी कर पाए और कुछ एब्रीविएशन निकाल पाए कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलरली स्पीसीज के अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इन ऑर्डर
to make the relevant group to study the variety of the life form, we need to decide which characters decide more fundamental difference among organism. अगर relevant group के बारे में स्टडी करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करने में हमें मदद करता है कि वो कौन से फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. जो फंडामेंटल डिफरेंस जो होंगे दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि पहले तो वो दोनों ऑर्गेनिज्म किस वे में डिफरेंट है. दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसकी वजह से हम लोग एक ब्रॉड ग्रुप यहाँ पे बना पाएंगे और उसके अंदर दूसरे सब ग्रुप्स बना पाएंगे. जो कम इंपॉर्टेंस है उसे नीचे सब ग्रुप में डालेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पहले टाइटल ग्रुप में डालेंगे. आपको पीछे ग्राफ के फॉर्म में देखने को मिलेगा, पेजेस आप पलटा के देख सकते हो. और 7.1 देखेंगे, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशंस करने के बेसिस क्या है. Attempt at the classifying living things into the group have been made since the time immemorial. देखने जाएंगे तो पहले के टाइम से ही ये क्लासिफिकेशन चला आ रहा है. ग्रीक थिंकर द एरिस्टोटल क्लासिफाई एनिमल अकॉर्डिंग टू द वेदर दे लिव ऑन. एरिस्टोटल ने एनिमल का क्लासिफिकेशन किया था कि वेदर वो लैंड पे रहते हैं, वाटर पे रहते हैं या फिर एयर में रहते हैं. दिस इज़ द वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. ये बहुत ही सिंपल वे है लाइफ की तरफ देखने का, बट मिसलीडिंग टू. अभी ये इसमें आपको ये तो पता पड़ेगा कि वो लैंड पे रह रहा है, वाटर पे रह रहा है, एयर रह रहा है, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी ना पता पड़ेगा, तो ये आपको मिसलीड कर सकता है. एग्जाम्पल है एनिमल दैट लिव इन द सी इंक्लूडिंग कोरल, व्हेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क. We can immediately see that there are very different from each others in the numerous way. अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कोरल, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क को, तो हम लोग को ये पता पड़ेगा कि ये लोग बहुत सारी वे में एक दूसरे के डिफरेंट है, भले वो पानी में रहते हो. ठीक है. इन फैक्ट देयर हैबिट्स इज द ओनली पॉइंट दैट दे शेयर कॉमन. और जहाँ पे पानी में रहते हैं यही सिर्फ एक चीज़ कॉमन है उन लोग के बीच में. दिस इज नो गुड्स एज वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म का सोच भी बेकार है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का हम स्टडी करेंगे ऑन बेसिस ऑफ सम पॉइंट. कोई पॉइंट के ऊपर बैठ के स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बेसलेस हो गया, क्योंकि उनके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिफरेंट होंगे. उनका बॉडी अलग परफॉर्म कर रहा होगा, वो ऑर्गेनिज्म कुछ अलग टाइप के होंगे. सिर्फ एक ही कॉमन थिंग्स होगा, दैट इज़ वो पानी के अंदर रहते हैं. We therefore need to decide which characteristics to be used as a basis for the making the broadest division. So पहले तो हमें ये characteristics decide करने पड़ेंगे कि ये division करने के लिए कौन से characteristics हमें पहले तो choose करने हैं. Then we will have to pick the next set of characteristics for making sub group within these groups. उसके बाद फिर वो characteristics को decide करके उसके नीचे सब group में division करने के लिए हम लोग कौन से characteristics use करेंगे उसके बारे में देखेंगे. This process of classification within each group can then continue using new characteristics each time. जब ये classification होगा ना, तो every time आपको एक नया characteristics वाला organism आपको यहाँ पे मिलेगा, एक नए ही characteristics सामने आएंगे. Before we go on, we need to think about what is mean by characteristics. आपको ये पता पड़ेगा कब से characteristics कर रहे हैं, तो characteristics का मतलब क्या होता है. When we are trying to classify the diverse group of organism, we need to find way in which some of them are similar enough to be thought of together. दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये हो गया कि हम लोग जब ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो उन लोगों में कुछ चीज़ें कॉमन होनी चाहिए ताकि हम लोग उनको एक ग्रुप में रख पाए. सो ये जो फैक्ट है, डिटेल ऑफ अफियरेंस हो या फिर बिहेवियर हो या फिर वर्ड्स, फॉर्म या फंक्शन हो, ये कुछ भी वे में हो सकता है. जैसे कि वो फंक्शन सेम कर रहे हो, दिखते सेम हो, बिहेवियर सेम करते हो, या फिर वर्ड्स और दूसरे वर्ड में बोले तो उनकी फॉर्मेट सेम हो, दिखते ये उनका शेप सेम हो, उस हिसाब से. What we mean by the characteristics is the particularly form or the particular functions that most of us have a 5 fingers on each hand and thus the characteristics. अगर एक एग्जांपल देके समझाए तो, अगर हमारे हाथों का एग्जांपल दे तो हम लोग सारे ह्यूमंस के हाथ में 5 फिंगर्स हैं एंड ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हुए. दैट वी कैन रन बट द बनियन ट्री कैन नॉट. हम लोग भाग सकते हैं लेकिन बनियन ट्री नहीं भाग सकते. तो ये भी एक कैरेक्टर हुआ कि बनियन ट्री नहीं भाग सकता है, ह्यूमन भाग सकते हैं. नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइड as being more fundamental than the other, let's us consider how stone wall is built. अगर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक समझने हैं तो हम लोग को एक बिल्डिंग लेनी है जो पूरी स्टोन वॉल से बनाई हुई है. तो स्टोन यूज्ड विल बी डिफरेंट शेप एंड साइज, और जो स्टोन्स यूज किए होंगे वो अलग अलग शेप के, साइज के होंगे. द स्टोन्स एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट बी इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ अ स्टोन दैट कम बिलो दैम. जो ऊपर वाले जो वॉल के टॉप ऑफ द वॉल के जो पत्थर होंगे ना, वो नीचे के पत्थर को अफेक्ट नहीं कर रहे होंगे. On the other hand, the shape and size of the stone in the lowermost layer will be decided the shape and size of the next layer, so on. So जो नीचे के पत्थर होंगे ना बेस के,
वो डिसाइड करेंगे कि ऊपर कौन से पत्थर आएंगे, या फिर नीचे बड़े रख दिए फिर ऊपर छोटे रख दिए, वैसे करके डिपेंड करेगा कि आप नीचे पहले कौन से पत्थर रख रहे हो। द स्टोन इन द लो मोस्ट आर लाइक अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिवीजन अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। और जो नीचे वाला जो पत्थर हम लोग बात करें वो मैक्सिमम टाइप के ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट्स ऑन फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर देखने जाएंगे तो ये सब डिपेंडेंट होगी एक दूसरे के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, एंड उनकी जो इफेक्ट या फॉर्म या फंक्शंस होगा वो अफेक्ट करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट, सो जो नीचे वाले जो होंगे उससे उसके ऊपर वाले नेक्स्ट लेवल की जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होंगे, प्रीवियस वन से डिसाइड होंगे, एंड वुड डिसाइड द वेराइटी इन द नेक्स्ट लेवल। और उसके नेक्स्ट लेवल में कौन से होंगे वो डिपेंड करेगा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। इन शॉर्ट आपको बता दूं कि नीचे का स्टोन है वो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया, तो फिर ऊपर कौन से रखने हैं वो पता पड़ेंगे। तो सेम वे आप जब नीचे ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पसंद कर लोगे या चूज कर लोगे तो ऊपर वाले के चूज करने में ईजी हो जाएगा कुछ इस हिसाब से। दिस वे वी कैन बिल्ड अप द होल हायरार्की ऑफ द म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज फॉर द क्लासिफिकेशन। और इस हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशंस के म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिसाइड कर पाएंगे। Nowadays, we look at the many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all the living organism. अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की जो नेचुरल सेल है, ठीक है, और इन ऑर्डर टू क्लासीफाई ऑल द ऑन द बेसिस ऑफ द सेल हम लोग को यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है। इन शॉर्ट, व्हाट आर द सम कॉन्क्रीट एग्जांपल ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स यूज फॉर द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। तो जब हम लोग ऐसा क्लासिफिकेशंस करेंगे फ्लो चार्ट के फॉर्म वाला, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने जैसी है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस विच अलाउ द सेल्युलर प्रोसेस टू बी कैरिड आउट इफिशिएंटली इन आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर्स। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करेंगे तो उसके अंदर पूरा मेम्ब्रेन होता है, पूरा ऐसे पॉलीथीन का एकदम पूरा लेयर बना होता है। ये क्या करता है पता है, न्यूक्लियस को सेल्युलर प्रोसेस, बाहर जाना है अंदर जाना है कुछ प्रोसेस करना है, इसमें मदद करता है। ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ क्लियरली डिमार्केटेड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स वुड नीड टू हैव देयर बायोकेमिकल पाथवे ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट वे। और जो ऑर्गेनिज्म है जिनकी न्यूक्लियस क्लियर नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, तो उनके जो ऑर्गेनल्स है वो जो बायोकेमिकल पाथवे है वो कुछ और वे से करेंगे। दिस वुड हैव एन इफेक्ट्स ऑन द एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल डिज़ाइन, तो उनकी सेल डिज़ाइन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। फॉर द न्यूक्लिएटेड सेल वुड हैव अ कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कैन टेक अप द स्पेशलाइज फंक्शन। अगर आगे देखेंगे जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनकी कैपेसिटी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने की, क्योंकि दे टेक अप द स्पेशलाइज फंक्शन, क्योंकि छोटे छोटे सेल बन के एक पर्टिकुलरली फंक्शंस कर रहे होते हैं। Therefore, this is the basic characteristics of the classification. क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पहले किया कि मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन नहीं है, फिर उसके बाद हम लोगों ने किया न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस नहीं है, सो उस हिसाब से फंक्शन डिसाइड होंगे। डू द सेल अकर सिंगल और आर दे ग्रुप टुगेदर, डू दे लीव इन द इंडिविजुअल ग्रुप। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ है कि वो सिंगल अरेंज है, ग्रुप में है, या फिर अकेले रह रहे हैं। सेल दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन लेबर। अगर एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, अंदर काम करने का तरीका होगा, वो सब अलग अलग बांट के कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी डिज़ाइन भी उस हिसाब से होगी। ऑल द सेल वुड नॉट हैव बीन आइडेंटिकल, सारे सेल आइडेंटिफिकेशन नहीं होंगे अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म हुआ तो। इंस्टेड ग्रुप ऑफ अ सेल विल कैरीड आउट अ स्पेशलाइज फंक्शन। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में ये पूरा टास्क है, सपोज टू बी ह्यूमन ले लो तो उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल होंगे, वो पर्टिकुलरली टास्क करेंगे। हार्ट के सेल हार्ट का काम करेंगे, किडनी के सेल किडनी का काम करेंगे। दिस मेक अ वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन अ बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इससे ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइन अच्छी खासी होगी। एज अ रिजल्ट जो अमीबा है और वॉर्म है उनकी डिज़ाइन जो होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि अमीबा सिंगल सेल है, ठीक है, और अगर आप ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बॉडी की बनावट और उनके अंदर जो सेल होगा उनका फंक्शन डिफरेंट होगा कंपेयर टू अमीबा एंड वॉर्म। डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट कैटेगरी होगी कि क्या वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर खाना खुद बनाते हैं तो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे, अगर नहीं बनाते तो हेटेरोट्रॉप्स कहलाएंगे। और उसके बीच में दूसरा एक ऑप्शन भी होता है पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स एंड द पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स और पार्शियल ऑटोट्रॉप्स। बीइंग एबल टू प्रोड्यूस one's own food versus having to get the food from outside would make the very different body design necessary। आप बॉडी देखो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट है, और वैसे प्लांट जो दूसरे ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब खुद खाना नहीं बनाते, तो उनकी बॉडी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है।
of the organism that perform a photosynthesis, what is the level of the organizations of their body. अगर जो खाना बनाते हैं उसके अंदर बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो चलने का काम, वो भी डिफरेंट होता है कंपेयर टू जो खाना नहीं बनाते. ऑफ एनिमल, हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप and organize its different part, and what are the specialized organ found for the different functions. यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि अगर एनिमल के अंदर जो इंडिविजुअल बॉडी है कि उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो मैं ये बता दूँ उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गन्स होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. We can see that even in this few questions that we have asked, a hierarchy is developed. अगर इसमें थोड़े क्वेश्चन जो हम लोगों ने पूछे भी ना ऊपर, तो पूरी hierarchy जैसा फॉर्म हो गया होगा. And the characteristics of the body design used for the classification of the plant will be very different from those important for the classification in animal. और जिसकी बॉडी डिज़ाइन जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की यूज़ की है, स्पेशली प्लांट की, ये बहुत ही डिफरेंट होगी जो एनिमल की होगी उसकी कंपैरिजन में. दिस इज़ बिकॉज जो बेसिक डिज़ाइन होगी वो डिफरेंट होगी प्लांट की और एनिमल की दोनों की. दिस डिज़ाइन फीचर्स आर यूज टू मेक अ सब ग्रुप, उसके नीचे दूसरे ग्रुप बनेंगे, एंड रादर देन मेकिंग द ब्रॉड ग्रुप्स, और ब्रॉड ग्रुप बनने की जगह पे नीचे और ज़्यादा सब ग्रुप्स बनेंगे. All living things are identified and categorized on the basis of their body design in form and the functions. सारे जो organisms होते हैं वो उनकी बॉडी डिज़ाइंस के हिसाब से उन्हें आइडेंटिफाई या फिर कैटेगराइज करते हैं. सो वो बहुत ही ईजी हो जाता है उनकी बॉडी देखकर, या फिर इनकी कौन सी कैटेगरी है वो डिसाइड करना ईजी हो जाता है. सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मोर वाइड रेंजेस चेंज इन द बॉडी डिज़ाइंस देन अदर. उनकी जो देखने जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंजेस होंगे बॉडी डिज़ाइंस के, मतलब जिस हिसाब से बॉडी डिज़ाइंस होगा उन हिसाब से उनका कैटेगराइज करा जाएगा. देयर इज़ अ रोल ऑफ अ टाइम एज वेल एज, और टाइम का भी एक रोल होगा इसके अंदर. सो वंस द सर्टेन बॉडी डिजाइंस कम इनटू एग्जिस्टेंस, इट विल शेप द इफेक्ट्स ऑफ ऑल द सब कॉन्टिनेंट डिजाइन चेंजेस. सो एक सर्टेन डिजाइन मिल जाएगी तो उसके हिसाब से जो चेंजेस होंगे वो हमें पता पड़ेंगे. सिंपली ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे इसीलिए. इन अदर वर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कम इनटू द एग्जिस्टेंट अर्लियर आर लाइकली टू मोर बेसिक देन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव कम इनटू द एग्जिस्टेंट लेटर. जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हमें दिखे और उसके बाद दिखेंगे, वो जो नेक्स्ट वाले जो दिखेंगे ना वो थोड़े ईजियर होंगे पहले वाले की कंपैरिजन में. दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ फॉर्म विल बी क्लोजली रिलेटेड टू द इवोल्यूशंस. सो अगर देखने जाएंगे तो अगर लाइफ फॉर्म का क्लासिफिकेशन होगा सो हम लोग को पता पड़ेगा कि ये जो दो ऑर्गेनिज्म है किस हिसाब से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं. इवोल्यूशंस क्या है उसके बारे में देखेंगे. Most life forms that we see today have arisen by the accumulation of change in the body designs that allows the organism possessing them surviving better. ह्यूमन को ही ले लो आप, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ह्यूमन पहले ऐसा माना जाता था कि वो बंदर था, उनकी बैक थी वो टेढ़ी थी, फिर धीरे धीरे करके वो स्ट्रेट चलना शुरू किया और वैसे करके अभी आज जो ह्यूमन का फॉर्म देख रहे हो कुछ इस हिसाब से, तो उनकी बॉडी डिज़ाइन इस हिसाब से चेंज हुई. सो यहाँ पे भी सेम बोल रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे जाता जाएगा तो बॉडी डिज़ाइन में स्ट्रक्चर्स में चेंज आता जाएगा. Charles Darwin first described this idea of the evolutions in 1859 in his book The Origin of a Species. और चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी बुक में लिखा था 1859 में कि ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज क्या है, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक बुक लिखी थी जिसके अंदर स्पीसीज किस हिसाब से बदलते हैं, स्पीसीज के शेप में किस हिसाब से चेंज आता है, इसके बारे में थी. When we connect this idea of evolution, और evolution का मतलब ही होता है ऑर्गेनिज्म की शेप, साइज, फंक्शंस में चेंजेस होना. When we connect this idea of evolution to classification, we will find some of the group organism which have an ancient body design that have not changed very much. अगर देखने जाएंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है जिनकी एंशिएंट बॉडी की डिज़ाइन है बहुत पुराने, कुछ ग्रुप के, इनकी बॉडी की चेंज के स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंज ही नहीं आए ज़्यादा से ज़्यादा. वी विल ऑल्सो फाइंड द अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव अक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइंस रिलेटिवली रिसेंटली. कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी डिज़ाइन में बहुत ही रिसेंटली, मतलब अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. Those in the first group are frequent referring as a primitive or the lower organism. So उन्हें एक ग्रुप में डाला जाएगा that is primitive or the lower organism. While those जो सेकेंड ग्रुप में होंगे उनको जो जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है उसे हम लोग हायर या फिर एडवांस ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. इन रियलिटी दिस टू टर्म्स आर नॉट क्वाइट करेक्ट सिंस दे डू नॉट प्रॉपर रिलेटेड टू द डिफरेंस. ये दोनों टर्म्स बराबर नहीं है क्योंकि ये दोनों डिफरेंस को ढंग से नहीं प्रेजेंट करती. ऑल दैट वी कैन से इट दैट सम आर ओल्डर ऑर्गेनिज्म वाइल सम आर यंगर ऑर्गेनिज्म. ये ऑर्गेनिज्म की हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखे जिसके अंदर चेंजेस आए तो उसमें कुछ बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म थे, कुछ यंग ऑर्गेनिज्म थे. सिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन विल इंक्रीज ओवर द इवोल्यूशन ऑफ टाइम. ऐसा भी माना जा सकता है कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है उनके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत
ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ऑर्गेनिज्म। दिस मे बी रॉन्ग टू से दैट ओल्डर ऑर्गेनिज्म आर सिंपलर, ऐसा कहना उचित भी नहीं होगा कि जो पुराने ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइल जो यंगर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये कहना भी उचित नहीं होगा कि यंगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और जो ओल्डर है वो सिंपल है, ये एकदम सरासर गलत है। मोटूनो में देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि लाइफ फॉर्म के अंदर जो आपको अलग अलगपन देखने को मिलेगा, दैट इज ऑल बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। इट इज द वर्ड कॉमनली यूज टू रिफर द वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन। और ये जनरली जो वर्ड है अलग अलग लाइफ फॉर्म, वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म, वही पर्टिकुलर रीजन्स में किस हिसाब से अलग अलग फॉर्म फाइंड हो रहे हैं उसके बेस्ड ऑन माना जाता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब। डाइवर्स लाइफ फॉर्म शेयर्स द एनवायरनमेंट एंड आर अफेक्टेड बाई ईच अदर टू। जो डाइवर्स लाइफ फॉर्म होता है वो एक कॉमन एनवायरनमेंट शेयर करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। एज अ रिजल्ट स्टेबल कम्युनिटी ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज कम इनटू द एग्जिस्टेंस। सो क्या होता है कि अलग अलग टाइप के जो स्पीसीज होते हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। Humans have played their own role in the recent time in changing the balance of such community. Of course, the diversity in such a community is affected by the particular characteristics of a land, water, climate, so on. Human जैसे अगर diversity के बारे में बात करेंगे तो land, water, climate में change आने की वजह से उनमें भी change आता है। Rough estimated that there are about 10 million species on the planet. ऐसा माना जाता है कि लगभग अर्थ के ऊपर 10 मिलियन स्पीसीज है। Although we actually knows 1 or 2 millions of them, हम लोग को सिर्फ 1 या 2 मिलियन ही पता है। Warm and the humid tropical region of the earth between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn at the reach in the diversity of a plant and animal। देखने जाएंगे तो Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में बहुत ज़्यादा आपको variety of the life form देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। Of a biodiversity of a planet, more than the half is concentrated in the few countries। कुछ कुछ है वो हालांकि कुछ countries तक ही सीमित है, जैसे कि ब्राज़ील, कोलंबिया, यूकेडोर, पेरू, मैक्सिको, ज़ैर, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये जो कंट्रीज़ है ये सारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में या फिर उसके ऊपर है। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। 7.3 हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन ग्रुप देखेंगे किस हिसाब से ग्रुपिंग किया। जो बायोलॉजिस्ट थे जैसे कि अर्नेस्ट हैक्लेल और रॉबर्ट विटकर और कार्ल वोजी, उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाइड करने का सोचा, जिन्होंने उनको नाम दिया किंगडम। सो उनका क्लासिफिकेशन विटकर के हिसाब से उन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। एक तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनेमिया एंड इट्स वाइडली यूज। दिस ग्रुप्स आर फॉर्म ऑन द वाइडली यूज्ड, और ये जो सारे फॉर्म्ड है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर्स है, इनका एक्चुअली ग्रुपिंग किस हिसाब से किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले उनका स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस, बॉडी ऑर्गेनिज्म, कुछ इस हिसाब से किया है। द मॉडिफिकेशंस वॉज इंट्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग मोनेरा इनटू द आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो इन यूज्ड। अगर देखने जाएंगे तो वुए ने एक मॉडिफिकेशंस दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने मोनेरा का और ज़्यादा डिवाइड किया हुआ है, दैट इज आर्क बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया। ये यहाँ पे किंगडम में यूज भी हुए हैं। फर्दर क्लासिफिकेशंस जो नेमिंग के हिसाब से, सब ग्रुपिंग के हिसाब से हुआ है वो कुछ इस हिसाब से है। किंगडम, फाइलम्स एनिमल के लिए और प्लांट के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसिस, ये कुछ कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है जिस हिसाब से डिवीजन हुआ था। Thus by separating organism on the basis of hierarchy of characteristics into the smaller and the smaller group, we arrive at the basic unit of the classification which is called the species। हम लोगों ने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ये सोच समझकर हम लोगों ने उसको और ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड किया, इससे ज़्यादा और ग्रुप में डिवाइड किया और फिर फाइनली नाम दे दिया पर्टिकुलरली ग्रुप का स्पीसीज। सो वो तो ऑर्गेनिज्म कैन बी सेट टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। अगर वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है तो उनको क्या नाम देंगे वो ऑर्गेनिज्म को। Broadly, a species include all the organisms that are similar enough to breed and perpetuate it। अगर species जो होंगे, जो broadly अगर divide होंगे तो species include all the organisms that are similar enough to breed and perpetuate। देखने जाएंगे तो सारे जो organism हैं जो same species से belong करते होंगे उनका क्या होगा कि वो खाना भी सेम तरीके से खाते होंगे, परस्पायर भी अच्छे से करते होंगे और रेस्पिरेशंस भी एक तरीके से ही कर रहे होते हैं। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ विटकर आर एज फॉलो। 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे और पहला है मोनेरा। दिस ग्रुप्स डू नॉट हैव अ डिफाइनेड न्यूक्लियस और द ऑर्गेनल। इसके अंदर ऑर्गेनल्स और जो न्यूक्लियस होता है ना वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। डू एनी ऑफ देम शो अ मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन, और कुछ कुछ की जैसे बॉडी होती है वो मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिज़ाइंस की तरह होती है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे हाथ देखने जाएंगे तो दे शो अ डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके अंदर अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। सम ऑफ देम हैव अ सेल वॉल वाइल सम डू नॉट हैव।
कुछ कुछ के अंदर सेल वॉल होगी, कुछ कुछ के अंदर नहीं होंगे. ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैज़ अ वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी डिजाइंस हियर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगर सिंगल सेल के अंदर सेल वॉल होगी या सेल वॉल नहीं होगी, वो उनके फंक्शन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल वॉल होना और सेल वॉल नहीं होना, सो वैसे काइंड ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं जिनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय द सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड और द गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ये टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो या तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं या फिर हेटरोट्रॉपिक, या तो अपना खाना खुद बनाते हैं या फिर किसी और के ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं. एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और सिनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म. कुछ एग्जाम्पल नीचे बताया हुआ है. इसमें बैक्टीरिया और एनाबियना यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिख रहा है. नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटिस्टा. दिस ग्रुप इंक्लूड मेनी काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे आपको सब एक एक सेल वाले देखने को मिलेंगे. यूकैरियोटिक मीन्स उसका सेल मेम्ब्रेन होगा. सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म यूज एपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक अ सीलिया और विप लाइक अ फ्लैजेला और मूविंग अराउंड. उनकी बॉडी के आजू बाजू ना आपको हेयर टाइप ऑफ फिंगरिंग प्रोजेक्शन मिलेगा, मतलब मूव करने के लिए छोटे छोटे पैर. देयर मोड न्यूट्रिशंस कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक. वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, किसी और के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे तो एल्गी, डायटॉम्स एंड प्रोटोजोआ कुछ इस हिसाब से दिखती है. पैरामीशियम और अमीबा का एग्जाम्पल है. आप आजू बाजू देख पा रहे होंगे तो आपको सीलिया दिख रहा होगा जो आजू बाजू का हेयर स्ट्रक्चर्स है. और यहाँ पे यूग्लेना भी बताया हुआ है. फंगाई बात करते हैं 7.3.3. दिस आर द हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सेल मेम्ब्रेन होता है और ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इसीलिए लिखा है यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मटीरियल एज अ फूड एंड आर देयर फॉर कॉल्ड द सेप्रोफाइट्स. ये जो है ऑर्गेनिज्म ये सड़ा हुआ चीज़ों पे अपना खाना पसंद करते हैं. जो चीज़ सड़ जाती है वहाँ पे खाना खाते हैं और उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स. मैनी ऑफ देम हैव अ कैपेसिटी ऑफ बिकमिंग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एट अ सर्टेन स्टेज इन द लाइफ. एक स्टेज के बाद वो अपनी बॉडी के अंदर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर देते हैं. एंड दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन. और उनके अंदर पूरा सेल वॉल जैसा होता है कॉम्प्लेक्स शुगर का, जिसको चिटिन बोलेंगे. एग्जाम्पल है ईस्ट और मशरूम. नीचे आपको पिक्चर और कुछ भी दिए हुए हैं, एस्पार्गस और पेनिसिलिन्स और द अग्रिकस. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसके. सम फंगाई स्पीसीज लिव इन द परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद द ब्लू ग्रीन एल्गी. कुछ कुछ जो फंगाई होंगे ना वो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ रिलेशन में रहेंगे, कि तू मेरे को ये दे मैं तेरे को ये दूंगा, जो बनाया होगा वो. और ऐसे रिलेशंस को सिम्बायोटिक रिलेशंस देखेंगे. सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म अगर एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे दैट इज अ लीचेंस. वी हैव ऑल सीन द लीचेंस एज अ स्लो ग्रोविंग लार्ज कलर पैच ऑन द बाक ऑफ ट्रीज. हम लोगों ने सबने लीचेंस को देखा ही होगा कि कलर पैच जो होते हैं ब्रांचेस के ऊपर, ये बाक ऑफ ट्री होती है उसके ऊपर जो आपको कलर पैचेस देखने को मिलते हैं अलग अलग कलर के, जिसको बोलते हैं यहाँ पे लीचेंस. नेक्स्ट बात करते हैं 7.3.4 प्लांटे. दिस आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, बहुत सारे सेल के बने होते हैं और सेल मेम्ब्रेन होते हैं. दिस आर ऑटोट्रॉप एंड यूज क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस. ये अपना खाना खुद बनाते हैं और इनकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सो ये कैटेगरी आपको समझ में ही आ गई होगी, ये प्लांट वाली कैटेगरी होगी. एंड प्लांट एंड एनिमल आर मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ अराउंड अस. और प्लांट और एनिमल ऐसी टाइप ऑफ विजिबल डाइवर्सिटी है जो हमारे आजू बाजू पाई जाती है. वी विल लुक एट सब ग्रुप इन दिस कैटेगरी लेटर. 7.4 में हम लोग प्लांटे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट बात करते हैं एनिमेलिया, जो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. दिस इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है. स्पेशली सारे के सारे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे. ह्यूमंस जैसे स्पीसीज, एनिमल सारे टाइप के. आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.